हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले वीडियोज में हमने जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम ऑफ RCS प्रोग्राम, एमनियोसेंटेसिस, ये सारी चीज़ें देख ली थी। सहेली के बारे में डिस्कस कर लिया था। कॉन्सेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, ये सब चीज़ें देख ली थी। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड देखे थे, जिसमें से सबसे पहले नेचुरल मेथड, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, ये चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या है बैरियर मेथड, जहाँ पे हमने रीयूजेबल, नॉन रीयूजेबल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यानी IUDs, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी कि मतलब किसमें क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों के बाद में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, ओरल कंट्रासेप्टिव। उसके बाद क्या डिस्कस किया था, परमानेंट मेथड, जिसमें हमने क्या देखा था, ये सहेली तो हो गया। परमानेंट मेथड में क्या होता है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ये तो हो गए हमारे मतलब किस तरह से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, MTB भी डिस्कस हो चुका है। हमने ये बताया था जो मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जो कि STD को प्रिवेंट करते हैं, जिसमें सबसे मेन क्या होता है, कंडोम होता है, चाहे वो मेल कंडोम हो या फिर फीमेल कंडोम। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई सा भी वो मतलब यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो STD को भी कॉज कर सकते हैं। मतलब सारे ऐसे मेथड नहीं है जो कि मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएं। तो अब देखो क्या होता है, अगर मान लो सबसे पहले ये देखते हैं जो STD होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं। और STI तो बोलते ही हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो बोलते ही हैं, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो देखो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर वेनेरल डिजीज है, इसमें से ये दो तरह का होता है। एक होता है इनक्यूरेबल, एक होता है क्यूरेबल। तो ये STD किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो इनक्यूरेबल में क्या होता है, इनक्यूर, देखो इन मीन्स क्या होता है, अब्सेंट। मतलब इंग्लिश में अगर आप वोकैब में जाएंगे तो इन मीन्स होता है जो कि मतलब नो। तो देखो क्योर मीन्स क्या होता है, जो कि ट्रीटेड हो, जो कि ट्रीटेबल हो, यानी क्योरेबल यानी ट्रीटेबल, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं यानी ठीक कर सकते हैं। लेकिन कब, जब वो मतलब जल्दी पकड़ में आ जाए, यानी यहाँ पे क्या है, अर्ली डिटेक्टेड। इफ अर्ली डिटेक्टेड तो हम क्या कर सकते हैं, STD को क्योर कर सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे क्योरेबल या फिर ट्रीटेबल। लेकिन कुछ ऐसे STD होते हैं जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्यूरेबल। क्या बोलते हैं, इनक्यूरेबल या फिर नॉन ट्रीटेबल। तो यहाँ से क्या क्या होते हैं इसको याद रखना, क्योंकि इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनक्यूरेबल में सबसे पहले आता है HIV। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो एड्स होता है वो क्या है, ला इलाज बीमारी है। ला इलाज बीमारी मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो HIV तो आपको याद हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, हेपेटाइटिस B, जेनरल हर्पीज और जेनाइटल वार्ड्स। क्या क्या होता है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया और जेनाइटल वार्ड्स हो गया। तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और जो हेपेटाइटिस B होता है ये किसके वजह से होता है, हेपेटाइटिस B वायरस। तो नाम में है हेपेटाइटिस B वायरस। और जेनाइटल हर्पीज किसके वजह से होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। नाम में तो है सिम्प्लेक्स, लेकिन ये कैसा है, इनक्यूरेबल यानी खतरनाक है। तो याद रखना जेनाइटल हर्पीज किसके वजह से होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। और जेनाइटल वार्ड्स किसके वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। HIV किसके वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है ये क्या कॉज करता है, एड्स। हेपेटाइटिस B किसके वजह से होता है, हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से। जेनाइटल हर्पीज किसके वजह से होता है, HSV यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। जेनाइटल वार्ड्स किसके वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। अब देखो जो क्यूरेबल STD होता है यानी ट्रीटेबल होता है, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं अगर वो अर्ली डिटेक्ट किया जाए। तो इसमें से सबसे पहले आता है सिफिलिस। क्या आता है, सिफिलिस, जो कि होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से। ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से। गोनोरिया जो होता है ये किसके वजह से होता है,
निसेरिया गोनोरी की वजह से, निसेरिया गोनोरी की वजह से। जो क्लेमाइडियासिस है ये क्लेमाइडिया की वजह से होता है। और ट्राइकोमोनियासिस किसके वजह से होता है? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनैलिस। क्या? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनैलिस। तो याद रखना कौन सा डिजीज किसके वजह से हो रहा है, और यहाँ पे ये याद रखना कौन सा क्यूरेबल है, कौन सा नॉन क्यूरेबल या फिर इनक्यूरेबल है। तो इतना आपको याद होना ही होना चाहिए एसटीडी में। जो इनक्यूरेबल है HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार। और यहाँ पे देखो HHGG। और क्यूरेबल में क्या है? SGCT। तो HHGG याद कर लेना, ये ऑटोमेटिक याद कर लेना। और गोनोरिया जो है वो क्यूरेबल है, यहाँ पे याद रखना। जेनाइटल से कंफ्यूज मत होना। तो सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस ये क्या होते हैं? क्यूरेबल होते हैं। और इनके कॉजेटिव एजेंट भी याद रखना। अब देखो जो एसटीडी होते हैं इनके सिम्टम क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि किसी को एसटीडी हुआ है। स्लाइट पेन या फिर स्वेलिंग इन जेनाइटल ऑर्गन। जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन क्या क्या होते हैं फीमेल में, मेल में, मतलब दोनों के ही केस में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो देखो जो जेनाइटल ऑर्गन है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी या फिर स्लाइटली पेन होगी। तो ये क्या हो सकते हैं? एसटीडी के सिम्टम। और यहाँ पे क्या होगा? इचिंग हो सकती है या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। एक तो देखो पीरियड के पहले क्या होता है? फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो तो ये सिम्टम हो सकता है एसटीडी का, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। इन्फेक्टेड फीमेल्स आर जनरली एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक क्या होता है कि मतलब जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है। एसिम्टोमेटिक मतलब कोई भी सिम्टम यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। फिर देखो HIV एंड हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय। जो HIV है और हेपेटाइटिस बी है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल सेक्स पार्टनर। जो HIV या फिर हेपेटाइटिस बी है ये ट्रांसमिट कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, किसके साथ में? कोई अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है? HIV का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और सेकेंड कारण क्या हो सकता है? इन्फेक्टेड नीडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयरिंग। यानी जो मतलब इन्फेक्टेड नीडल, मान लो एक इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया और उसमें HIV या हेपेटाइटिस बी हुआ, तो वही इंजेक्शन जब दूसरे व्यक्ति को लगाएंगे तो वो क्या होगा? वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो वही है इन्फेक्टेड नीडल या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयरिंग की वजह से क्या होता है? HIV या फिर हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। मान लो एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड किसी नॉर्मल व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज किया जाता है जिसके अंदर में ये वायरस है HIV या फिर हेपेटाइटिस बी, तो वो क्या करेगा? वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके ब्लड से वो नॉर्मल पर्सन में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, यानी उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। जो मदर होती हैं उनके अंदर मान लो अगर ऐसा कुछ भी है, एसटीडी के कुछ भी सिम्टम है, मतलब अगर एसटीडी है उनको, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस में भी क्या करेंगे? चले जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये चार बातें याद रखना, सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, अभी हम देख भी लेंगे। तो अभी यहाँ पे समझो जो HIV या हेपेटाइटिस बी है ये किसके वजह से हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर, इन्फेक्टेड नीडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयरिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन, मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। तो ये चार मुख्य रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीडी। जो एसटीडी हैं इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, मतलब इसके वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी PID। क्या होता है? PID लीड्स टू इनफर्टिलिटी, जिसके वजह से क्या हो जाती है? इनफर्टिलिटी हो जाती है। यानी एसटीडी के सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन में क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी PID, जिसके वजह से क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। सेकेंड तो मतलब ये इनफर्टिलिटी है ये। और यहाँ पे क्या हो सकता है? एसटीडी की वजह से एबॉर्शन हो सकता है। एसटीडी के वजह से स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मीन्स क्या होता है? बर्थ ऑफ डेड बॉडी, यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ।
इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जो कॉम्प्लिकेशन है एसटीडी के, उसमें से एक पॉइंट क्या है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से देख लो। जब मतलब हमको ये पता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला वाला पार्ट होता है, जो हल्का सा फूला वाला पार्ट होता है एम्पुला, वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूट्रस। मतलब जब जो है वो देखो, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पुला वाले रीजन में। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट कहाँ पे करता है, यूट्रस में। कहाँ पे करता है, यूट्रस में। लेकिन अगर यूट्रस के अलावा वो एम्ब्रियो कहीं और पे इम्प्लांट हो जाए, चाहे फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए या फिर इसके अलावा कहीं भी इम्प्लांट हो जाए, यानी यूट्रस को छोड़ के जब एम्ब्रियो कहीं भी इम्प्लांट होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे यहाँ पे देखो एक बार, कुछ इस तरह से हमारा क्या था, अरे ये बन क्यों नहीं रहा भाई, कुछ इस तरह से ये मतलब हमारा यूट्रस है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हो गया इनफंडिबुलम, ये हो गया फूला वाला पार्ट एम्पुला, यानी इस पूरे रीजन को हम क्या बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और जो इम्प्लांटेशन होता है वो कुछ यहाँ पे होता है, वो होता है यहाँ पे यूट्रस वाले रीजन में, ये हमने देखा हुआ था। अगर अब जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन अगर इस यूट्रस में ना होके, यानी इस यूट्रस में ना होके फैलोपियन ट्यूब में हो जाए या फिर किसी भी रीजन में हो जाए, लेकिन यूट्रस के अलावा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूट्रस लाइक फैलोपियन ट्यूब या फिर कोई भी चीज़, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको हम बोलते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है, अगर देखो अगर इम्प्लांटेशन सही जगह पे नहीं होगा तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा, तो इससे क्या चांस होंगे, एबॉर्शन के चांस बनेंगे। और क्या हो सकता है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी एसटीडी के वजह से कैंसर भी हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये तो हो गए एसटीडी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। पीआईडी होता है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी होता है, एबॉर्शन होता है, स्टिल बर्थ होता है यानी बर्थ ऑफ डेड बॉडी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है यानी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूट्रस लाइक फैलोपियन ट्यूब, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एसटीडी के वजह से हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है इनफर्टिलिटी के बारे में। क्या देखना है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट। इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता, इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर कोहैबिटेशन। तो क्या है यहाँ पे, इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट। मान लो मतलब 2 साल लगातार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद भी अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे कुछ टर्म याद रखना, इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड याद रखना, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो इसके वजह से मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। दीज कपल्स नीड ART, मतलब ऐसे कपल्स जो कि मतलब जिनमें इनफर्टिलिटी होती है उनको आवश्यकता होती है किस चीज़ की, ART की, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या चीज़, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी आर्ट की ज़रूरत होती है इनको। अब आर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आर्ट किसके लिए यूज होता है, अनफर्टिलिटी के लिए, यानी जो ऐसे कपल जो इनफर्टाइल होते हैं उनके लिए आर्ट जो है वो आवश्यकता होती है आर्ट की। जो आर्ट होता है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है, उसमें एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, इन वीवो। अब देखो यहाँ पे इन विट्रो में क्या है, टी है और ओ है। तो देखो टी है और ओ है, अगर यहाँ बीच में यू लगा देते हैं तो OUT यानी OUT यानी आउट। क्या हो गया, आउट। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन सिमिलर कंडीशन विच आर प्रेजेंट इन बॉडी। यानी आर्ट के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखना, आर्ट किसके लिए होता है, इनफर्टाइल कपल के लिए, यानी ऐसे कपल जो कि
प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनमें जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले दो प्रोसेस हैं, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन वीवो फर्टिलाइजेशन। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे बॉडी के आउटसाइड यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, बॉडी के बाहर कराया जाता है, और सिमिलर उसी वे में कराया जाता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो वही लिखा है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन सिमिलर कंडीशन विच आर प्रेजेंट इन बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में होता है ठीक उसी तरह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो के केस में बाहर कराया जाता है, हमारी बॉडी के बाहर कराया जाता है। कैसे होता है अभी आगे देखेंगे। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर कराया जाता है। तो अभी बस इतना समझो, इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन वीवो में फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। ये दोनों पॉइंट आपको समझ आने चाहिए। और ये जो दोनों टेक्निक है यानी इन विट्रो इन वीवो, ये किसके अंतर्गत आती हैं, आर्ट के अंतर्गत यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किस में कराया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पे देखो क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मान लो ये मेल है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करेंगे स्पर्म को, किस चीज़ को, यहाँ से स्पर्म को कलेक्ट करेंगे और इंजेक्शन मतलब एक है उसके अंदर में स्पर्म है। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू एग साइटोप्लाज्म, मतलब फीमेल से क्या लेंगे, एग लेंगे, और मेल से क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे। मेल से स्पर्म को कनेक्ट करेंगे, फीमेल से एग को कलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, जहाँ पे एग है उसी साइटोप्लाज्म में मेल स्पर्म को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो है एग हो गया, ये है हमारा स्पर्म। क्या है, एक बार सही से देखो, ये हो गया स्पर्म और ये हो गया एग। तो स्पर्म और एग दोनों मिल के क्या बनाते हैं, इम्ब्रियो। क्या बनाते हैं, इम्ब्रियो। तो ये इम्ब्रियो जो बना, यानी ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा, ये सब बॉडी के बाहर हो रहा है। बॉडी के बाहर ही हम क्या कर रहे हैं, मेल से स्पर्म को कलेक्ट कर रहे हैं और फीमेल से एग को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर दोनों को हम बॉडी के बाहर ही किसी टेस्ट ट्यूब में क्या करवा रहे हैं, मिला रहे हैं। और फिर यहाँ पे जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बन जाता है, इम्ब्रियो। क्या बनता है, इम्ब्रियो। अब इस इम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये जो इम्ब्रियो यहाँ पे बना, इसी को फिर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, यानी इम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यहाँ पे क्या है, एग का साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर में हम क्या डाल रहे हैं, स्पर्म को डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आगे देखो, ये जो इम्ब्रियो ट्रांसफर है, यानी हमने जो है शरीर के बाहर में, बॉडी के बाहर में, बॉडी के आउटसाइड क्या कर लिया, हमने स्पर्म को, एग को, दोनों को कलेक्ट कर लिया और उसका क्या बना लिया, इम्ब्रियो बना लिया। क्या बना लिया, इम्ब्रियो बना लिया। अब जो इम्ब्रियो बना उसको हम फिर से क्या करेंगे, बॉडी के अंदर में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन जो इम्ब्रियो ट्रांसफर है, यहाँ भी दो केसेस होते हैं। एक होता है जिफ्ट। क्या होता है, जिफ्ट। एक होता है IUT। दोनों का फुल फॉर्म याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है या फिर IUT का फुल फॉर्म क्या है। मतलब देखो, आप बस अच्छे से समझते जाओ, आपसे कुछ भी पूछेंगे, चाहे जिफ्ट पूछें या कुछ भी, आपको सब अच्छी तरह से याद होगा एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो जिफ्ट में क्या है, Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन, T फॉर ट्रांसफर। यानी देखो यहाँ पे ना अभी आपको कुछ टर्म कंफ्यूज करेंगे। एक टर्म होता है जिफ्ट यानी ZIFT, एक टर्म होता है गिफ्ट यानी GIFT, और एक टर्म है IUT, एक टर्म है IUI। तो अभी आगे हम इन सबको देखेंगे। तो अभी देखो, इसी वजह से मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब मान लो ऐसे दो कपल जिनमें वो मतलब प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पा रहे हैं
और 2 साल मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी, तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब वो इनफर्टाइल हैं। तो इनफर्टाइल कपल जो होते हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसको हम बोलते हैं आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक है हमारा इन विट्रो, एक है इन विवो। इन विट्रो जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, यानी मेल से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल से ओवम लिया जाता है, दोनों को बॉडी के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, वहाँ पे उसको मतलब फर्टिलाइज कराया जाता है, फिर वहाँ पे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो बना उसी एम्ब्रियो को हमको फिर से फीमेल के अंदर में ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो एम्ब्रियो बना इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे या तो जाइगोट के अंदर में या फिर यूटरस के अंदर में। जब हम जाइगोट के अंदर में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम बोलते हैं इस प्रोसेस को जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र यानी जिफ्ट। और आईयूटी मतलब जब हम यूटेरस के अंदर में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखना। अब देखो ये इस डायग्राम से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखो, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है हमारा फैलोपियन ट्यूब। जब हम जाइगोट को, ये जो बना है ये हमारा क्या है, जाइगोट है, ये क्या है हमारा जाइगोट, मतलब जाइगोट या फिर एम्ब्रियो है, क्या है हमारा एम्ब्रियो है। जब हम इस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जिफ्ट। क्या बोल रहे हैं, जिफ्ट। और जब हम इसको यूटरस के अंदर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आईयूटी, आईयूटी। अब देखो जो जिफ्ट होता है, जिफ्ट और आईयूटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मतलब आप सोचेंगे हम तो दोनों में एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी के अंदर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिफ्ट के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, और आईयूटी के अंदर में क्या कर रहे हैं, हम यूट्रस के अंदर में डाल रहे हैं एम्ब्रियो को। लेकिन यहाँ पे याद रखना जो जिफ्ट होता है, देखो जेड आप ऐसे लिखोगे, जेड आप ऐसे लिखोगे। अब इसको दोनों को मिला दो, एक बार अच्छे से लिखते हैं, आप जेड जो है ऐसे लिखेंगे, दोनों को मिला दो। अब ये किस तरह से लग रहा है, ये लग रहा है 8 की तरह, यानी ये कैसा बन गया, 8 बन गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है इम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज, यानी ऐसा इम्ब्रियो जो कि अभी 8 सेल्ड स्टेज में है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। क्या करते हैं, वो इम्ब्रियो मतलब हमने फर्टिलाइज करके इम्ब्रियो बनाया, वो इम्ब्रियो जो अभी 8 सेल्ड स्टेज में है उसको हम फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। हमने पढ़ा था ना 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो हम अगर इम्ब्रियो जो है वो 8 सेल्ड स्टेज में है तो हम उसको कहाँ पे डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन इम्ब्रियो मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, अगर वही इम्ब्रियो 8 सेल्ड स्टेज से ज़्यादा हो गया, यानी मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, चाहे वो 16 हो गया या 32 हो गया, तो हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, यूटेरस में। कहाँ पे, यूटेरस में। तो दोनों में याद रखना, जिफ्ट में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में हम इम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे, और आईयूटी में क्या करते हैं, उसको हम यूटेरस में इम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे। जिफ्ट में क्या होता है, इम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज, यानी ऐसे इम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करेंगे जो कि 8 सेल्ड स्टेज में है। और आईयूटी में क्या करते हैं, ऐसे इम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे जो कि मोर देन 8 सेल्ड स्टेज है, चाहे वो 16, 32 कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो अगर मान लो एक ऐसा मेल है, क्या है, मेल है, उसमें क्या है, लो स्पर्म काउंट, क्या है, लो स्पर्म काउंट है, मतलब उसमें जो स्पर्म है उसका संख्या जो है वो बहुत ही कम है, यानी लो स्पर्म काउंट है। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, मतलब इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में किया जाता है एक प्रोसेस होता है ICSI, एक क्या होता है, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ICSI का फुल फॉर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जा सकता है। अब देखो मतलब ऐसा मेल जिसमें लो स्पर्म काउंट है उसके लिए 2 टेक्निक है यहाँ पे, एक है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक है यहाँ पे AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज हम कब करते हैं? इन केस ऑफ लो स्पर्म, यानी ऐसा मेल जिसमें लो स्पर्म है, तो उस केस में AI का यूज करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। या फिर व्हेन मेल पार्टनर फेल्ड टू इंसेमिनेट नेचुरली, मतलब मान लो मेल पार्टनर जो है उसके अंदर में स्पर्म तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक है उसका अमाउंट, लेकिन वो नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों केस में चाहे मेल जो है इंसेमिनेट ना कर पाए या फिर उसमें लो स्पर्म काउंट हो, इन दोनों केस में किसका यूज किया जाता है? AI का, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। तो अभी तक आपको इतना समझ आया जो हमने आपको बताया, आया होगा आई होप। अब आगे देखो क्या है AI, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस तरह से किया जाता है। तो देखो आर्टिफिशियल मीन्स आपको पता है जो मतलब जो कि नेचुरल ना हो, जो किसी के द्वारा कराया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में? कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम डोनर और फ्रॉम मेल पार्टनर। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो स्पर्म काउंट बहुत कम है तो किसी मतलब मेल पार्टनर या फिर स्पर्म डोनर भी होते हैं, तो या फिर उनसे मतलब स्पर्म डोनर से स्पर्म को लिया जाता है या फिर मेल पार्टनर से ही स्पर्म को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। यानी यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं वो या तो डोनर से लिया जाता है या तो मेल पार्टनर से लिया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम डोनर और फ्रॉम मेल पार्टनर। तो अब यहाँ पे देखो जो स्पर्म को कलेक्ट किया गया उसको हम दो जगहों पे डाल सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? या तो हम उसको डालेंगे वेजाइना में या फिर उसको हम इंसेमिनेट कराएंगे यूटेरस में, या तो वेजाइना में या तो यूटेरस में। देखो ये है हमारा वेजाइना, ये है हमारा वेजाइना, ये है हमारा यूटेरस। जब हम वेजाइना में यूटेरस को डालेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। और जब हम इसको यूटेरस में इंसेमिनेट करते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेरस इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेरस इंसेमिनेशन। अगर वेजाइना में इंसेमिनेट कराएंगे इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, अगर यूटेरस में इंसेमिनेट कराएंगे इंट्रा यूटेरस इंसेमिनेशन। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। यानी जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो हम क्या करते हैं? इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रा यूटेरस इंसेमिनेशन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वेजाइना में कराएंगे तो इंट्रा वेजाइनल, यूटेरस में कराएंगे तो इंट्रा यूटेरस। अब देखो यहाँ पे क्या है? लो स्पर्म काउंट कैन बी करेक्टेड बाई। तो ये तो हमने देख ही लिया। क्या देख लिया? ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? परफॉर्म्ड इन वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। इसको हम कहाँ पे करवाते हैं? वेल डेवलप्ड लेबोरेटरी में करवाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है डज नॉट नीड वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वेल इक्विप्ड मतलब जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हों, ऐसे कोई खास लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये चीपर होता है, मतलब सस्ता होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसको याद रखना। अब देखो हमने इन विट्रो डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन वीवो। क्या डिस्कस करेंगे? इन वीवो। क्या? इन वीवो। तो अब यहाँ पे देखो इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो हमने देख लिया। इन वीवो में क्या होता है? इन विट्रो में क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी जो भी हो रहा उसके बाद जो है हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं मतलब बॉडी के अंदर में बाद में। और इन वीवो में क्या होता है? मतलब इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पे देखो ये डायग्राम फिर से आपके सामने आ गया, फिर से आप इससे भली भांति परिचित हैं। ये हमारा यूट्रस है, वेजाइना है, ओवरी है और यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो क्या होता है, मान लो कि हमारे फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया। क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया। क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया तो देखो ओवरी से जो एग रिलीज हुआ, ओवरी से जो एग रिलीज हुआ वो इधर से आएगा, वो इधर से आएगा और यहाँ से क्या होगा?
यहाँ से जो स्पर्म है वो आएंगे, लेकिन बीच में क्या है, बीच में ब्लॉकेज आ गया, तो ये जो स्पर्म है वो ब्लॉकेज को पार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से स्पर्म और ओवम कभी भी मिल नहीं पाएंगे इस ब्लॉकेज के वजह से। इस ब्लॉकेज के वजह से ये ओवम और स्पर्म दोनों मीट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लीड नहीं करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इन वीवो का हम कब यूज करेंगे, जब किसी भी तरह से हमारे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म चाहे कितना भी अच्छी क्वांटिटी में हो, ओवम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन दोनों आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन वीवो, तो देखो ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर ओवम एंड स्पर्म, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर करने दो, क्या है, ट्यूबल ब्लॉकेज ओवम एंड स्पर्म कैन नॉट मीट, मतलब ट्यूबल ब्लॉकेज है तो यहाँ पे ओवम और स्पर्म मीट नहीं कर सकते हैं। या फिर इन वीवो कब यूज होगा, एक तो हो गया मतलब ट्यूबल ब्लॉकेज, सेकंड ये है कि मान लो हमारी ओवरी जो है उसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाए कि वो जो है नॉर्मल ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, यानी ओवरी फेल्ड टू प्रोड्यूस नॉर्मल ओवम, यानी मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन जो हमारी ओवरी है वो जो है ओवम को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है। वो ओवम को अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी तो फिर तो अगर स्पर्म आया भी तब भी जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मतलब इस केस में भी हम क्या करते हैं, इन वीवो का यूज। तो याद रखना, दो कंडीशन ऐसे होते हैं जब हम इन वीवो का यूज करते हैं, या तो हमारी ओवरी नॉर्मल ओवम ही ना प्रोड्यूस कर पाए, या फिर यहाँ पे क्या हो जाए, हमारे फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाए। तो देखो यहाँ पे जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम बोलते हैं गिफ्ट, यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जो गिफ्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, जाइगोट, और यहाँ पे क्या होता है, गैमीट और जाइगोट में आपको अंतर पता होगा। जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होता है, गैमीट जो होता है हैप्लॉयड होता है। जैसे देखो हम बोलते हैं मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों मीट करते हैं तब जाके बनता है जाइगोट। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होगा। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो दोनों आपको समझ में आया होगा। जिफ्ट कहाँ पे यूज होता है, इन विट्रो में, और गिफ्ट कहाँ पे यूज होता है, इन वीवो में। अब आपको समझ में आया वो टर्म जिफ्ट और गिफ्ट। फिर आगे देखो, मतलब ये दोनों तो हो गए, क्या मतलब किस केस में इन वीवो यूज होता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है इसके लिए, तो इसके लिए किया जाता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये ओवम यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली मतलब खुद से यहाँ पे ओवम को डाल देंगे, यानी गैमीट ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब। हम फैलोपियन ट्यूब में गैमीट को डाल देंगे, मतलब खुद से उसको वहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे देखो क्या है, गैमीट ओवम ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब आफ्टर कलेक्शन फ्रॉम हेल्दी डोनर, यानी यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एग नहीं बन रहा है तो हम किसी हेल्दी डोनर से एग लेके उसको भी क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। यानी इन वीवो में, यानी ये जो दोनों प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गिफ्ट। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का इम्ब्रियो या फिर जाइगोट का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या डाला है, हमने यहाँ पे फीमेल गैमीट यानी ओवम डाला है, तो ये क्या है, फीमेल गैमीट है। तो गैमीट में क्या होता है, गिफ्ट, और जाइगोट में क्या होता है, जिफ्ट जो है वो बॉडी के आउटसाइड यूज किया जाता है, और यहाँ पे देखो ये बॉडी के इनसाइड में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा समाप्त होता है। एक बार देख लेते हैं NCERT कि हमने सब कुछ डिस्कस करा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है एक बार देखते जाओ। डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसी को हम STD बोलते हैं, या फिर वेनरल डिजीज यानी VD बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर RTI बोलते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर, मतलब HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STD। यहाँ पे ये जो सारे नेम दिए हुए हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे STD होते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument, infected person transfusion of blood
फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। ये क्या होते हैं? क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, मतलब ये क्यूरेबल तो होंगे लेकिन अगर हम उनको जल्दी पकड़ पाएंगे तब। फिर यहाँ पे देखो, अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region. Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. मतलब यहाँ पे कोई सिम्टम नहीं आते फीमेल में, इस वजह से ये बहुत लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। Absence or less significant symptom in the early stage of infection, social stigma attached to STD deter the infected person from going from timely detection and proper treatment. This could lead to complication later which include pelvic inflammatory disease यानी PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of reproductive tract। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। देखो जो भी मैंने आपको बता दिया वो सब कुछ यहाँ पे जो भी मेंशन है, अगर आप इस कहानी को ऐसे पढ़ते हैं ना आपको कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अब आपको एक एक लाइन NCERT का बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो और भी क्या चीजें मेंशन है। फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें बचाव करना चाहिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट लगता है तो आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विथ डिजीज, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे कोई सिम्टम आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनफर्टिलिटी भी देख लो, हमने डिस्कस कर ही लिया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स, ये सब छोड़ो 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 छोड़ो, क्या है, अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। रीजन फॉर दीज कुड बी मेनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या फिर इवन फिजियोलॉजिकल। मतलब इनफर्टिलिटी के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक। यहाँ पे टेक्निक क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर देखा और इसी को पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है? ओवा फ्रॉम वाइफ या फिर डोनर, स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या फिर डोनर, कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो अप टू 8 यानी जिसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोमियर, उसको क्या किया जाता है? उसको ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पे? फाइलोपियन ट्यूब में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट विथ फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने आपको बता ही दी हैं। फिर यहाँ पे देखो गिफ्ट है, गैमीट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आपको ये ना समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मतलब ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इट इजैकुलेट, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज होता है। फिर देखो थ्रू ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये जो ART होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और कोई ऐसा मतलब 100% श्योर नहीं होता कि यहाँ से मतलब सक्सेसफुल हो ही जाएगा, ये मतलब प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, ऐसा कुछ भी श्योर नहीं होता है। दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन कंट्री। ऑब्वियसली दीज बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, यानी ये बहुत कम ही लोगों के लिए ये पॉसिबल हो पाता है। इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर आर ऑल्सो deterrent in adoption of these methods, since the ultimate aim of all these procedures is to have children. In India we have so many orphaned, destitute children who will, ये सब छोड़ो, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी।
तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।